अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आपका मेज़बान फ़याज़ वलाना और आपका शुक्रिया आपने वक्त निकाला फ़याज़ वलाना ऑफिशियल यूट्यूब चैनल के लिए। नाज़रीन, आज के इस व्लॉग में बात करेंगे ईरान, अमेरिका, इसराइल जंग के हवाले से लेटेस्ट सिचुएशन क्या है, ट्रंप क्या उखड़ी उखड़ी बातें कर रहे हैं और पाकिस्तान की साबिक सफ़ीर बराए इंग्लैंड और अमेरिका मलिहा लोधी हुकूमत पाकिस्तान को, फील्ड मार्शल आसिम मुनीर को क्या मशवरा दे रही हैं, शाहीन सवाई साहब पाकिस्तान के तमाम सहाफ़ियों को क्या साहिब मशवरा दे रहे हैं और आलमी पेशनगोइयों के हवाले से जाने पहचाने चीनी निजाद कैनेडियन एजुकेशनिस्ट प्रोफेसर जियांग श्यूचिन क्या कह रहे हैं इस जंग के हवाले से। और ईरान ने जब कहा कि हम मजीद अटैक नहीं करेंगे, उसके बाद दुबई पर अटैक कैसे हो गया, और कुर्दों को क्या अमेरिका वाकई सपोर्ट कर रहा है, करना चाहता है, नहीं करना चाहता, और कुर्दों के बाद क्या अगला निशाना आज़ाद बलोचिस्तान वाला है। और इस सारी सूरत हाल में मलिहा लोधी का मशवरा बर वक्त है और हमें उस पर अमल करना चाहिए या नहीं। और फिर अरशद शरीफ कत्ल केस के हवाले से अफ्रीकी सुप्रीम कोर्ट ऑफ कीनिया उन्होंने एक बड़ा कदम उठाया है और 9 मई के केसेस के हवाले से इसे आप भोंडा मजाक करार दें तो ज़्यादा मुनासिब होगा। लेकिन हुकूमत एक तरफ सजाएं माफ़ करती है कि सबूत नहीं, और दूसरी तरफ सजाओं पर सजाएं सुनाती चली जा रही है। और एक अमरीकी सहाफ़ी टक्कर कार्लसन नेतन्याहू का एक खौफनाक मंसूबा बेनकाब कर रहे हैं। और आपसे गुजारिश की ये वीडियो देखने के बाद अगर आप महसूस करें कि हमारी बात पाकिस्तान और पाकिस्तानियों की बेहतरी की बात होती है और हमारी बात आपके दिल के करीब है, तो हमारे इस काफिले में शामिल हो जाएं। अगर अभी तक आपने फ़याज़ वलाना ऑफिशियल यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें और कमेंट सेक्शन में हमारे साथ और एक दूसरे के साथ मुस्बत अंदाज में तबादला ख्याल जारी रखें। नाज़रीन, सबसे पहले बात करेंगे ईरान, अमेरिका, इसराइल जंग की। ये बज़ाहिर तो ईरान और इसराइल की जंग थी, लेकिन इसराइल चूँकि अमरीका के बरते पे सारा कुछ करता है तो इसे आप ईरान अमरीका जंग ही कहें तो ज़्यादा मुनासिब होगा, क्योंकि नेतन्याहू तो कई दिनों से सामने मंजर आम पर आ ही नहीं रहे। और शायद बताया जाता है कि उनका बेटा जिस पे मिसाइल का निशाना बना वो इस दुनिया में नहीं रहा, और उस गम में नेतन्याहू अब बाहर नहीं आ रहे, और इसी वजह से नेतन्याहू की ज़ात के हवाले से मुख्तलिफ चहमगोइयाँ और अफवाहें गर्दिश कर रही हैं। लेकिन डोनाल्ड ट्रंप हर गुजरते लम्हे के साथ अपनी परेशानी, अपनी फ्रस्ट्रेशन का मुजाहरा करते चले जा रहे हैं। मीडिया के साथ हर 2-4 घंटे बाद उनका कोई ना कोई इंटरेक्शन होता है, लेकिन मुश्किल सवालों को वो टाल देते हैं या सहाफ़ियों को डांट देते हैं। अब गुज़श्ता रोज़ सहाफ़ियों से इंटरेक्शन के दौरान उनसे एक सहाफ़ी ने पूछा कि आपने ईरान में बाकी तो आपने अटैक किए ही किए, आपने स्कूल पे हमला कर दिया, 175 स्टूडेंट मार दिए। इस पे डोनाल्ड ट्रंप ने कहा ये हमने नहीं किया, ये ईरान ने किया, और साथ ही उनके वजीर दिफा साथ खड़े थे। रिपोर्टर ने ट्रंप का जवाब सुनने के बाद वजीर दिफा को मुखातब करते हुए कहा कि आप क्या समझते हैं कि ये ईरान ने अपने ही स्कूल के बच्चे मार दिए हैं? तो उस पर अमरीकी वजीर दिफा ने कहा कि हम तहकीकात कर रहे हैं। मतलब वजीर दिफा अमेरिका का कह रहा है कि हम अभी तक इन्वेस्टिगेट कर रहे हैं कि वो किसने मारे हैं, और डोनाल्ड ट्रंप पहले ही दावा कर रहे हैं कि ये ईरान ने मारे हैं। साथ खड़ा मिनिस्टर कह रहा है कि अभी हम तहकीकात कर रहे हैं, डोनाल्ड ट्रंप सब कह रहे हैं कि ईरान ने मारे हैं। और फिर फौरन डोनाल्ड ट्रंप ने कहा, अपने वजीर दिफा की बात को वहां ही निगेट करते हुए दोबारा कहा कि ये ईरान ने मारे हैं। ये हालत है उनकी ज़हनी हालत। और वो कहते हैं कि हमारे ईरान के साथ मुज़ाकरात हो रहे थे, लेकिन कुछ ज़हनी तवाज़न खोए हुए लोगों के साथ मुज़ाकरात हो रहे थे। हालांकि अमली तौर पर देखा जाए तो ज़हनी तवाज़न तो डोनाल्ड ट्रंप खुद खो चुके हैं, उनकी कोई एक बात दूसरी बात से नहीं मिलती। और आलमी तज्जियाकार, हत्ता कि अमरीका के अपने तज्जियाकार कह रहे हैं कि ईरान जंग के हवाले से अमरीका ने जंग छेड़ तो ली, अब डोनाल्ड ट्रंप को पता नहीं है कि करना क्या है, पहुंचना कहाँ है, टारगेट क्या है उनका, किसी को नहीं पता। और अब ताज़ा तरीन सूरत हाल ये है कि जिस तरह डोनाल्ड ट्रंप ने कहा था कि हम बड़ा हमला करने जा रहे हैं, तो अभी से चंद घंटे पहले खबर आई कि अमेरिका ने ईरान के सबसे बड़े शहर दारुल हुकूमत तेहरान के पास उनके 3 बड़े ऑयल स्टोरेज पर हमला कर दिया। अब इस ऑयल स्टोरेज पे हमला करने का मकसद क्या है? आप उनके ड्रोन तो खत्म नहीं कर सकते। इन्होंने कहा चलें उनके ईंधन के ज़खायर, उनके तेल, पेट्रोलियम, गैस के ज़खायर को ही तबाह कर दिया जाए ताकि ईरान जवाबी वार ना कर सके। अब इसमें क्या ईरान पे कुछ फर्क पड़ेगा? ईरान चूंकि तेल उसकी अपनी पैदावार है और दुनिया में टॉप 3 ऑयल की प्रोडक्शन के हवाले से ईरान जाना जाता है, और ईरान की अपनी मंडी है, उसके लिए ईरान के लिए आप 1, 2, 3 उनके ऑयल स्टोरेज तबाह भी कर दें तो ईरान के लिए कोई बड़ा मसला नहीं बनेगा। हाँ, बाकी दुनिया पैनिक कर जाएगी, जिस तरह के इस वक्त पाकिस्तान पैनिक कर चुका है। और शायद दुनिया में सबसे ज्यादा पैनिक अगर इस वक्त ऑयल प्राइसेस के हवाले से दुनिया में कहीं नजर आ रहा है तो वो पाकिस्तान का ही नजर आ रहा है, क्योंकि नामवर तज्जियाकार फर्रुख सलीम जो तज्जिया पेश कर रहे हैं, उन्होंने ग्लोबल पेट्रोलियम प्राइसेस का एक कंपैरिजन दिया है। वो कहते हैं पाकिस्तान में वार से पहले, जंग से पहले 266 रुपए फी लीटर था, अब 321 हो गया, 55 रुपए इन्होंने बढ़ा दिया। इंडिया में 94.77 था इंडियन रुपीज, अभी तक भी 94.77 है। बांग्लादेश में 125 बांग्लादेशी टका,
वो 125 से 130 हो गया बांग्लादेशी टका। अफगानिस्तान में 57 उनकी अपनी अफगान करेंसी पे था, अभी तक 57 पे है। 1 सेंट, 1 पैसा, 1 टका उन्होंने आगे नहीं बढ़ाया। नेपाल 186 पे 190 हो गया। श्रीलंका 365 श्रीलंकन रुपीज से 370 हो गया, सिर्फ 5 रुपए उन्होंने बढ़ाया। टर्की 41, टर्की के अपने जो करेंसी है 41 से 43 हुआ। ईरान 0.3 से 0.32 हुआ। सऊदी अरेबिया 0.62 से 0.66 हुआ। यूएई 0.65 से 0.68 यूएस डॉलर पर लीटर है। चाइना 1.2 से 1.26। यूनाइटेड किंगडम 1.78 यूएस डॉलर से 1.85 यूएस डॉलर पर लीटर। जर्मनी 1.82 यूएस डॉलर से 1.89 यूएस डॉलर। और यूएसए 0.85 यूएस डॉलर पर लीटर से 0.9 यूएस डॉलर पर लीटर। मतलब दुनिया में पॉइंट्स के हिसाब से तेल की कीमतें बढ़ रही हैं और हमने खैर से सीधे ही 55 रुपए बढ़ा दिया अपनी करेंसी में। अब ये पैनिकिंग सिचुएशन में पाकिस्तानी गवर्नमेंट ने क्या किया, इन्होंने पेट्रोलियम लेवी भी बढ़ा दी, और भी इनका अगर बस चलता तो शायद इससे भी आगे कर देते। हत्ता कि इस मुस्लिम लीग नून की एक एमपी हैं शुमाइला राना, उन्होंने गुज़श्ता रोज राय साकब खरल के प्रोग्राम में क्या कमाल तबसरा किया, वो क्या कह रही हैं जरा सुनिए। फैसिलिटेट करने के लिए 25 रुपए पर लीटर बढ़ा के फैसिलिटेट नहीं किया जा रहा, तो भाई 110 रुपए से हमने 55 रुपए बढ़ाए हैं ना। अगर 110 बढ़ा देते तो आप लोग क्या कर लेते? आप वज़ीर आज़म ने ये मुस्लिम लीग नून की एमपी हैं शुमाइला राना, वो कह रही हैं कि हम अगर 110 बढ़ा देते तो आप लोग क्या कर लेते। अब ये पाकिस्तान के अवाम को मुस्लिम लीग नून के हुकूमत वाले सुबह दोपहर शाम चैलेंज किए जा रहे हैं कि हम ये भी करेंगे आप क्या कर लेंगे, हम वो भी करेंगे आप क्या कर लेंगे। मतलब पाकिस्तान के अवाम को अब तंग आमद बजंग आमद इन्हें सड़कों पे निकलना होगा। मैं कई रोज से कह रहा हूँ आप इमरान खान के लिए ना निकलें, अपने लिए तो निकलें, क्योंकि ये मैंडेट चोर हुकूमत जिन्होंने फार्म 47 से चोरी शुदा मैंडेट से हुकूमत बनाई हुई है, और फिर टेलीविजन चैनल पर आकर बबांगे धुल कहते हैं कि हम अगर 55 रुपए हमने बढ़ाया 110 बढ़ा लेते तो आप पाकिस्तान के अवाम आप लोग क्या कर लेते। अब ये चैलेंज है पाकिस्तानी अवाम के लिए कि वो बताएं कि वो क्या कर सकते हैं और क्या नहीं, क्योंकि बांग्लादेश की अवाम, इंडोनेशिया की अवाम, श्रीलंका की अवाम, नेपाल की अवाम वही रोटी खाती है, वही अनाज खाती है, वही पानी, वही हवा, वही सब कुछ है। सिर्फ सोच की बात है कि अगर हमारे लोगों को एहसास हो कि हाँ हम मुतहद होकर अगर एक दिन बाहर निकलें तो ये मैंडेट और हुकूमत राह रास्त पर आ जाए। लेकिन इत्तेहाद कहाँ से आए, इत्तेहाद का ही तो मसला है। हत्ता कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जो पाकिस्तान की मकबूल तरीन सियासी जमात है, सबसे बड़ी अपोजिशन पोलिटिकल पार्टी है, उनके अंदर इत्तेफाक नहीं तो बाकी पाकिस्तानी अवाम का तो अल्लाह ही हाफिज है। और फिर भोंडा मजाक तो इस मैंडेट चोर हुकूमत ने 9 मई के केसेस को भी बना दिया है। अजहर मिशवानी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा हैं और उन्हें भी सजा हो चुकी है मुख्तलिफ केसेस में। वो कहते हैं 9 मई के केस अब एक भोंडा मजाक बनकर रह गए हैं, जिनमें कर्नल की तरफ से लिखा लिखाया फैसला टाउट जज पढ़कर सुना देते हैं। GHQ हमला केस तो सबसे बड़ा मजाक बन गया है, जिसमें आज तहरीक इंसाफ के 47 मौजूदा और साबिक पार्लियामेंटेरियंस, वज़रा और पार्टी अहदेदारान व वर्कर्स को 10-10 साल की सजाएं सुना दी गई हैं। उनमें से अक्सर को पहले ही 3-4 दीगर शहरों में भी सजाएं सुनाई जा चुकी हैं, जैसे कि उमर अयूब खान, शिबली फराज, जरताज गुल, अहमद चट्टा, बिलाल एजाज, राय हसन नवाज, राय मुर्तजा इकबाल, कमल शोजब और जुल्फी बुखारी और डॉक्टर शहबाज गिल जैसे लोग भी जो 9 मई पाकिस्तान में मौजूद ही नहीं थे। इसके अलावा दूर दराज के अजला से मुराद सईद, हमाद अजहर, अंसर हरल, उस्मान सईद बसरा, सिकंदर फयाज, शकील न्याजी, मुजम्मल मसूद भट्टी जैसे लोगों और दर्जनों वर्कर्स के नाम भी डालकर सजाएं सुना दी गई हैं। अब शहबाज गिल कहते हैं कि मैं अमेरिका में मौजूद था 9 मई को, अब पता नहीं मैंने यहाँ से कोई पत्थर फेंका जो 10,960 किलोमीटर का फैसला तय करते हुए एन GHQ की खिड़की पर जाकर लगा, और अब मुझे दहशतगर्दी की अदालत ने इस पत्थर को जो इतने दूर से मैंने 10,960 किलोमीटर दूर से फेंका और नुकसान पहुंचाया, खिड़की के शीशे तोड़ दिए, मुझे इसलिए एंटी टेररिस्ट कोर्ट ने सजा सुना दी। मजाक नहीं तो और क्या है। लेकिन इस सारी सूरत हाल में जहां ईरान, अमेरिका, इसराइल जंग में भी हमारी हुकूमत की पॉलिसी बुरी तरह नाकाम हो रही है कि हम अमेरिका की गोद में जाकर बैठ गए थे, बोर्ड ऑफ पीस में शामिल हुए, बगैर पार्लियामान को बताए, बगैर पाकिस्तान की अवाम की कंसेंट लिए वहां बैठ के वहां पहुंच गए। फिर डिलीवर करने वक्त आया तो ना हम डोनाल्ड ट्रंप को डिलीवर कर रहे हैं और ना हम सऊदिया के साथ हमने जो दफाई मुआहदा किया है ना हम वहां डिलीवर कर पा रहे हैं। और दौड़े हमारी ऐसी लगी हुई हैं, वज़ीर आज़म साहब एक जहाज से उतरते हैं, दूसरे जहाज पे हमारे वज़ीर खारजा इसहाक डार साहब होते हैं, कुछ पता नहीं दुनिया में कहाँ कहाँ हम भागते फिरते हैं। हमारे वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ के बारे में पता चला कि गुज़श्ता 1 साल के दौरान उन्होंने 40 गैर मुल्की दौरे किए। उन 40 गैर मुल्की दौरों के नतीजे में मिला क्या कोई फॉरेन इन्वेस्टमेंट आई? 1 टका नहीं आई। हाँ,
जालसाजी हमने की, हमने क्रिप्टो काउंसिल बनाई और अमेरिका और डोनाल्ड ट्रंप के रिश्तेदारों और उनके करीबियों को हमने ठेका दिया। हमने मादनियात बेचने की कोशिश की, अभी तक हम मादनियात के हवाले से कोई पेशरफ नहीं कर सके। फॉरेन इन्वेस्टमेंट आई नहीं, अपने इंडस्ट्रियलिस्ट, अपने कारखानादार कारखाने क्लोज करके बाहर भाग रहे हैं। और इस सारी सूरत हाल में पाकिस्तान की साबिक सफीर बराए बरतानिया और अमेरिका मलिया लोदी ने एक बड़ा साहिब मशवरा दिया है इस मैंडेट से और हुकूमत को। वो वज़ीर-ए-आज़म से उन्होंने मुतालबा किया है, वो कहती हैं ईरान पर हमलों के बाद पाकिस्तान को फौरन डोनाल्ड ट्रंप के बनाए हुए नाम नेहाद अमन बोर्ड से बाहर निकल आना चाहिए। पाकिस्तान को इस बोर्ड का हिस्सा बनना ही नहीं चाहिए था, क्योंकि इसका सरबराह वो शख्स है जिसने 7 ममालिक पर हमले किए हैं और जिसकी हुकूमत गजा में इसराइल की जानिब से की जाने वाली नस्लकुशी में बराबर की शरीक है। मलिया लोदी, जो अमेरिका और बरतानिया में भी पाकिस्तान की सफीर रह चुकी हैं, का कहना है कि अब वक्त आ गया है कि पाकिस्तान इस बोर्ड को छोड़कर अपना रास्ता अलग कर ले। ये तो मशवरा है मलिया लोदी का। दूसरी तरफ शाहीन सहबाई साहब पाकिस्तान के सीनियर तरीन सहाफ़ी हैं, पाकिस्तानी सहाफ़ियों को मशवरा भी दे रहे हैं और एक तशवीश का भी उन्होंने इज़हार किया। वो अपनी ट्वीट में कहते हैं, क्या मीडिया वाले हौसला हार रहे हैं? ऐसा लग रहा है कि पाकिस्तानी मीडिया में बहादुर के सामने सच बोलने वालों को बड़े तरीके से काबू में किया जा रहा है। सुना होगा कुछ दिन पहले फौजियों ने सोशल मीडिया के मकबूल एंकर और वीलागर्स को बुलाया, उनकी बात सुनी और अपनी सुनाई, इज्जत दी और कहा मुल्क का ख्याल रखें। उनकी उबलवतनी और वतन परस्ती को इस्तेमाल किया। अब नजर आ रहा है अक्सर सोशल मीडिया वालों का अंदाज ज्यादा जारहाना नहीं रहा। फौज पर तनकीद तकरीबन गायब हो गई है और जिन लोगों को गिरफ्तार किया गया था उनको छोड़ा जा रहा है, ये बताकर कि ख्याल रखें, और वो ख्याल रख रहे हैं। कुछ तो फौजी बयानियां बड़ी बारीकी से पेश भी कर रहे हैं। मुझे नाम मालूम है मगर मैं अभी नहीं लेना चाहता, क्योंकि ये लोग काफ़ी अरसे से लड़ रहे हैं। कुछ लोगों को आप भी जान जाएंगे जब मशहूर और तस्दीक शुदा टाउट अचानक उनकी हमायत करते नजर आएंगे। इन सब बहादुर लोगों से गुजारिश है, फौजियों की चिकनी चुपड़ी बातों में ना आए। उन्हें अपना काम निकालना है, अपनी लंबे अरसे की मेहनत और जद्दोजहद को ज़ाया ना करें, अपने उसूलों पर मजबूत रहें और अगर ज़्यादा दबाव महसूस हो तो कम बात करें। मुल्क से कुछ अरसे के लिए बाहर निकलने का सोचें, मगर सच ही बोलें, हालात ने तो बदलना ही है। ये शाहीन सहबाई साहब का इंतहाई साहिब मशवरा है पाकिस्तान के तमाम सहाफ़ती बिरादरी को। अब देखते हैं कि इस पर पाकिस्तानी सहाफ़ती बिरादरी अमल दरामद करती भी है या नहीं। लेकिन दूसरी तरफ गरीदा फारूकी और नजम सेठी साहब, जिनके बारे में पाकिस्तान भर के लोग जानते हैं कि ये इस मैंडेट चोर हुकूमत के तर्जमान करार दिए जाते थे, अब कुछ दिनों से वो उखड़े उखड़े से हैं और इस मैंडेट चोर हुकूमत की तमाम नालायकियां, निकम्मियां, तमाम नालायकियां और इनकी रॉन्ग डूइंग्स पब्लिक के सामने पेश कर रहे हैं। यकीनन उन्हें भी कहीं से इशारा मिला होगा, उन्हें भी कहीं से डायरेक्शन मिली होगी, वरना गरीदा फारूकी और नजम सेठी मुस्लिम लीग नून की हुकूमत के खिलाफ जबान खोलें, ये हो नहीं सकता बगैर किसी तबकी के। नाज़रीन, सहाफ़ियों की बात हो रही है तो पाकिस्तान के नामवर सहाफ़ी अरशद शरीफ शहीद के कत्ल केस के हवाले से अफ्रीकी सुप्रीम कोर्ट ऑफ कीनिया बाजी ले गया। उन्होंने अरशद शरीफ कत्ल केस को समाअत के लिए मुकर्रर कर लिया है और इस समाअत का जो डॉक्यूमेंट सामने आया है उसमें रिपब्लिक ऑफ कीनिया इन द सुप्रीम कोर्ट ऑफ कीनिया एट नैरोबी, ये पटिशन, इसे नंबर भी लग गया और अब इसे समाअत के लिए भी मुकर्रर कर दिया गया है। और इसमें पटिशनर नंबर 1 है जवेरिया सिद्दीक, वाइफ ऑफ अरशद शरीफ। दूसरे पटिशनर हैं कीनिया यूनियन ऑफ जर्नलिस्ट वाले और तीसरे पटिशनर हैं कीनिया कॉरेस्पोंडेंट्स एसोसिएशन। मतलब कीनिया के सहाफ़ियों को एहसास हो गया है कि एक ज्यादती हुई है पाकिस्तान के नामवर सहाफ़ी के साथ, वो जवेरिया सिद्दीक के साथ जाकर खड़े हो गए हैं। लेकिन अफसोस से कहना पड़ता है कि पाकिस्तान फेडरल यूनियन ऑफ जर्नलिस्ट, जिसके 5, 6, 10 टुकड़े बने हुए हैं, उनमें से अफजल भट्ट हो, राना अजीम हो या कोई और ग्रुप हो, उनमें से किसी में इतनी अखलाकी जरूरत नहीं हुई कि वो जवेरिया सिद्दीक के साथ खड़े हो जाते और कीनिया के सुप्रीम कोर्ट में ही पटिशनर बन जाते। अगर जवेरिया सिद्दीक पाकिस्तान से जाकर पटिशनर बन सकती हैं तो PFUJ वाले भी बन सकते थे, लेकिन उन्हें सिर्फ वोट बटोरने हैं, प्लाट बांटने हैं और गवर्नमेंट से फंड्स लेने हैं। और अब इसकी समाअत बुध वाले दिन 11 मार्च को सुबह 9 बजे कीनिया के वक्त के मुताबिक शुरू होगी। देखते हैं यहाँ से क्या निकलता है, लेकिन ये एक तमाचा है इस मैंडेट चोर हुकूमत और इनके तमाम अदलिया के निज़ाम पे, जिसे अमली तौर पर 26वीं और 27वीं आइनी तरमीम के बाद फील्ड मार्शल आसिम मुनीर और उनकी टीम के सामने गिरवी रख दिया गया। नाज़रीन, ये व्लॉग लंबा हो रहा है, दीगर मौज़ूआत पे बात करने के लिए दोबारा आपकी खिदमत में हाजिर होता हूँ। उस वक्त तक आप अपना और अपने गिरदोनवा के लोगों का इसी तरह ख्याल रखिएगा जिस तरह आप चाहते हैं कि आपका ख्याल रखा जाए। अल्लाह हाफिज़।